हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा गर्मी का सीन तो बहुत ही ज़्यादा है, क्या करोगे। लेकिन इतनी गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप इस मेहनत को साकार करोगे, यानी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ रखा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है बर्थ कंट्रोल मेथड्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा था एमटीपी को, उसके बाद हमने पढ़ा है एमिनो सिंथेसिस को। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को, यानी एसटीडीज़ को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को। तो आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं अपनी आज की टॉपिक, जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो आप लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। ठीक है, इनको शॉर्ट में बेटा क्या कहा जाता है? इनको शॉर्ट में आप एसटीडीज़ भी कहते हो। क्या कहते हो आप इनको? शॉर्ट में एसटीडीज़ कहते हो। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसमें पहली बात लिखते हैं, दे आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या है बेटा? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो आप इनको लिखते हो बेटा एसटीआईज। क्या कहोगे इसको? एसटीआईज कहोगे। अब इसको आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को एक और नाम से जाना जाता है, तो दे आर आल्सो नोन एज, they are also known as venereal diseases। कौन से डिजीज बेटा? वेनेसियल डिजीजेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन को कोई डिजीज़ है, उसने किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और वही डिजीज़ उस सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाले व्यक्ति की वो डिजीज़ किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो गई जिसके साथ उसने वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। तो जो डिजीज़ है ना, वो क्या कहलाएगी बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाएगी। यानी ऐसे डिजीजेस जो दो लोगों के बीच किससे फैलती हैं बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। ठीक है, तो ऐसे डिजीज़ या इन्फेक्शंस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलते हैं, ऐसे डिजीजेस को आप क्या कहते हो? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हो। तो क्या लिखोगे? दे आर द इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। इसको डिफाइन कैसे करोगे बेटा? लिखोगे आप दे आर डिजीजेस, दे आर डिजीजेस और इन्फेक्शंस which are transmitted from one person to another, from one person to another through sexual intercourse, through sexual intercourse। ठीक, यानी ये क्या है बेटा? ऐसे डिजीजेज या ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से। उन्हें आप क्या कहते हो? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हो। ठीक है, तो इन्फेक्शंस या डिजीजेज जो ट्रांसफ़र होती है किससे? वन पर्सन से अनदर पर्सन में, किसके थ्रू? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। वो क्या कहलाती हैं? आपकी एसटीडीज़ कहलाती हैं। अब सवाल ये है कि ये एसटीडीज़ किस एज के लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है? तो दीज एसटीडीज़ आर वेरी कॉमन इन एज ऑफ 15 to 24। ये 15 से लेकर 24 साल तक के लोगों में सबसे ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? दे आर मोस्ट कॉमन इन, दे आर मोस्ट कॉमन in between 15 to 24 ईयर एज ग्रुप। यानी 15 से 24 साल के एज ग्रुप के लोगों के बीच ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, क्यों सबसे ज़्यादा कॉमन होती है बेटा? इसका भी सवाल उठना चाहिए। तो देखो, ये जो आपकी एसटीडीज़ है ना,
इनका मेन रीज़न क्या होता है, क्यों ये 15 से 24 साल के लोगों के बीच ही होती हैं? क्योंकि देखो बेटा, ये ऐसी एज होती है ना जब व्यक्ति अपनी कॉलेज लाइफ में होता है या फिर अपने एकदम लग्जरियस लाइफ में होता है, उसको दुनिया भर की टेंशन नहीं होती, ना घर की जिम्मेदारी होती है और ना ही अपने कैरियर का बहुत सारा कुछ सोच पाता है। ठीक है, अगर अच्छा बच्चा है, अच्छी सोच का व्यक्ति है, तो बिल्कुल अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, इतना तो सोचेगा ही कि मेरा कैरियर अच्छा हो जाए तो ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी बनी रहती है तो आपको सब पूछते हैं, जब आपकी बनी नहीं रहती है तो आपको कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये बात आप तब समझ पाते हो जब आपके सब बिगड़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझोगे ना, आपके फ्यूचर के लिए उतना अच्छा होगा। अपने जीवन में ना एक बातें हमेशा याद करके चलना कि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, आपका फ्यूचर आपके पेरेंट्स का फ्यूचर है। आपका फ्यूचर जो है वो आपका फ्यूचर नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के फ्यूचर हो। हमेशा कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं, आपका नाम इतना बड़ा हो, आपका काम इतना बड़ा हो। अब कोई गलत काम मत कर लेना कि आपके पेरेंट्स को कहा जाए कि आपके लड़के ने देखो इतना गलत काम कर दिया। आप किधर से जाओ तो आप कहो कि हाँ, उन्हीं का लड़का है जो इतना गंदा काम किया है। तो जीवन में इतना अच्छा काम करने की कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स का सर जो है ना वो गर्व से ऊंचा हो जाए। तो आइए अपने इस टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है कि ये डिजीज़ जो होती है ना मोस्ट कॉमन होती है 15 टू 24 ईयर एज ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा होता है ना जहाँ पर व्यक्ति ना अपने रास्ते से भटकता ही भटकता है। उसके मल्टीपल लोगों से अफेयर्स होते हैं, कई सारे लोगों से अफेयर्स होंगे। ठीक है, अब कई सारे लोगों से अफेयर्स हैं तो जाने अनजाने में, ठीक है, ना चाहते हुए भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह हो ही जाते हैं। तो एक व्यक्ति के ना कई लोगों से यानी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं इस एज ग्रुप में। और इस एसटीडी का सबसे मेन कारण ही यही है कि एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ही हाई रिस्क होता है किसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। यानी एसटीडीज़ का सबसे हाई रिस्क जो है ना वो कहाँ पर है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक व्यक्ति के एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न बेटा ये है, मेन रीज़न ऑफ एसटीडीज़, मेन रीज़न ऑफ एसटीडीज़, सबसे बड़ा मेन रीज़न है बेटा, अ पर्सन हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। एक व्यक्ति के ना एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। अब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो वहाँ पर चांसेस किसके बहुत ज़्यादा हैं बेटा, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के। और ये सारे जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर आपको किस एज के ग्रुप के लोगों के बीच मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 15 से 24 ईयर के एज के ग्रुप के लोगों के बीच में। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस एज ग्रुप के बीच में ना बहुत हाई रिस्क होता है किसका, एसटीडीज़ का। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं होती हैं, इसके बाद भी होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो 24 साल के बाद के लोगों में भी हो सकती हैं, जो 30-32 साल का होगा, 35 साल का होगा, उसमें भी हो सकती हैं, बट इस एज ग्रुप के लोगों में ना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गई हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये होती क्या है, कैसे होती हैं, क्यों फैलती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना, इनके बेटा कुछ आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। जब किसी को ये होंगी ना तो इनके क्या देखने को मिलेंगे, आपके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी आपको इनके देखने को मिलेंगे लक्षण। यानी इसके कुछ क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। अब वो सिम्टम्स भी दो तरीके के होते हैं बेटा। कितने तरीके के? दो तरीके के। कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अर्ली दिखाई देते हैं, उनको आप कहोगे अर्ली सिम्टम्स, जो बहुत पहले ही दिखाई दे जाएंगे, इन्फेक्शन के तुरंत कुछ दिनों के बाद ही दिखाई दे जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, अर्ली सिम्टम्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में क्या करते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन में आ जाते हैं। तो कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ना, उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं और उसके कुछ क्या होते हैं बेटा, लेट सिम्टम्स होते हैं। ठीक, क्या होंगे, कुछ अर्ली सिम्टम्स होंगे एंड कुछ लेट सिम्टम्स होंगे। अब अर्ली सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो समझो। अर्ली सिम्टम्स में जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे सकती है वो आपको दिखाई दे सकती है बेटा, इचिंग। आपको क्या दिखाई दे सकती है बेटा, आपको दिखाई दे सकती है इचिंग। इसको आप कहते हैं खुजली होना, आपको इचिंग दिखाई दे सकती है। सेकंड आपको क्या दिखाई दे सकता है बेटा, सेकंड आपको दिखाई दे सकती है स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट्स, स्वेलिंग
इन जेनाइटल पार्ट्स। थर्ड आपको क्या दिखाई दे सकता है बेटा? थर्ड आपको दिखाई दे सकता है फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट से आपको क्या डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है? फ्लूइड दिखाई दे सकता है, यानी कुछ तरल पदार्थ होगा जो जेनाइटल ऑर्गन से क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, निकल रहा होगा। ये फ्लूइड जो है बहुत बदबूदार होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद हमको किसका इन्फेक्शन हो गया, एसटीडीज़ का इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर बेटा आता है, वो आता है आपका लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन होने लगे। वो भी किसका सिम्टम है बेटा? अर्ली सिम्टम है किसका? एसटीडीज़ का। तो लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा? ये सारी चीज़ें आपके अर्ली सिम्टम्स हैं किसके? ये अर्ली सिम्टम्स हैं आपकी एसटीडीज़ के। अब चलते हैं बेटा हम लोग किसके? लेट सिम्टम्स में। अब इसके लेट सिम्टम्स जब होंगे ना, तब आपको क्या क्या हो सकता है? देखो, जब इसका लेट सिम्टम होगा ना, तो सबसे पहली चीज़ें आपको क्या दिखाई देने को मिल सकती हैं? आपको दिखने की बेटा पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन, यानी आपको हो जाएगी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। क्या हो जाएंगे बेटा? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। ठीक है, जिनको आप PIDs भी कहते हो। क्या कहते हो आप इनको? इनको आप PIDs भी कहते हो। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? दूसरा आपको इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। जब इनका इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगी? इनफर्टिलिटी भी आपको दिखाई दे सकती है। इनफर्टिलिटी के साथ साथ में थर्ड चीज़ क्या हो सकती है बेटा? थर्ड आपका एबॉर्शन जैसी चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। आपको क्या दिखाई दे सकता है बेटा? एबॉर्शन दिखाई दे सकता है। फोर्थ आपका क्या हो सकता है? फोर्थ आपका बेटा स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्टिल बर्थ हो सकते हैं। आई होप यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। और फिफ्थ क्या हो सकता है बेटा? फिफ्थ जो है ना, अगर इसका सीवियर, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज ऐसे होती हैं जिनका सीवियर इन्फेक्शन, यानी उनका लेट सिम्टम क्या होता है? उनका लेट सिम्टम बेटा कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है। मोस्ट डेंजरस है ये, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। और क्या हो सकता है बेटा? और उसमें हो सकती है बेटा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात कर रखी थी, यानी यूट्रस के अलावा किसी और जगह इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको आप क्या कहते हो? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको क्या कहते हो? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हो। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी हो सकती हैं किसके कारण? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण। इसके अर्ली सिम्टम्स ये हो सकते हैं, लेट सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अर्ली सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कैसा पॉइंट याद रखना है आपको? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि जो फीमेल्स होती हैं ना, उनमें एसटीडीज़ जो होती है अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक होती है। ज़्यादातर एसटीडीज़ फीमेल्स के अंदर अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक्स होती हैं, यानी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसटीडीज़ आर asymptomatic in early stage। ठीक है, इन फीमेल में ज़्यादातर एसटीडीज जो होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, किसमें? अर्ली स्टेज में। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट चल लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसटीडीज के बारे में, जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, अब हेडिंग लगाइए सब इम्पॉर्टेंट एसटीडीज। सम इम्पॉर्टेंट एसटीडीज़। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कुछ इम्पॉर्टेंट एसटीडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जो आपकी इम्पॉर्टेंट एसटीडीज़ हैं वो किसके कारण हो सकते हैं बेटा? वो होती हैं मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण।
उनके पैथोजेंस कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं बेटा, वो आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, एंड वो आपके क्या हो सकते हैं बेटा, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा बैक्टीरियल एसटीडीज़ को। कैसे एसटीडीज़ को, बैक्टीरियल एसटीडीज़ को, बैक्टीरियल एसटीडीज़। ठीक है, इसमें जो आपका पहला नाम आता है बेटा वो आता है गोनोरिया का। कौन सा नाम आता है बेटा, गोनोरिया। गोनोरिया ये किसके कारण होता है बेटा, ये होता है बैक्टीरिया का कारण जिसका नाम है नेसेरिया गोनेरी। किसके कारण होता है बेटा, नेसेरिया गोनेरी के कारण होता है। ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, जो सेकंड नाम आता है बेटा वो किसका आता है, सेकंड नाम आता है बेटा सिफिलिस का। किसका आता है, सिफिलिस का। किसके कारण होता है, ये होता है ट्रिपोनेमा पैरेडियम के कारण। ये भी क्या है आपका एक बैक्टीरिया है। इसमें जो बेटा तीसरा नाम आता है वो है क्लेमाइडिया। ठीक है, वो क्या है, क्लेमाइडिया है। ये किसके कारण होता है बेटा, ये होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्या है बेटा आपका, ये भी आपका एक बैक्टीरिया है। ये हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। नाम याद रखिएगा बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं क्या ये क्योरेबल हैं, बिल्कुल क्योरेबल हैं। इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप इसका क्या करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। एक मिनट यार, बहुत स्वेटिंग हो रही है। चलो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। यार लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, प्लीज़ अगर आप लोग को ना दिखाई दे रहा हो ना तो फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा, चलते हैं फिर हम लोग कहाँ पर, वायरल डिजीज़ में। तो आइए देखते हैं आपकी वायरल डिजीज़ क्या होती है। हमने देखा बैक्टीरियल एसटीडीज़ को, अब हम लोग देखेंगे किसको, अब हम लोग देखेंगे वायरल एसटीडीज़ को। वायरल एसटीडीज़ में जो हम पहला नाम लिखते हैं बेटा वो है हमारा जेनाइटल हर्पीज़। क्या है हमारा, वो है हमारा जेनाइटल हर्पीज़। ठीक है, ये होता है बेटा हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण। इसको आप कहते हो HSV2 वायरस के कारण। ठीक है, सेकंड आते हैं बेटा जेनाइटल वॉर्ड्स। क्या आती हैं, सेकंड आती हैं जेनाइटल वॉर्ड्स। ये होती हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसको आप कहते हैं HPV। ठीक है, थर्ड नंबर पर आते हैं बेटा आपकी एक बीमारी जो मोस्ट कॉमन है एसटीडीज़ में, वो है एड्स। किसके कारण होती है बेटा, ये होती है HIV वायरस के कारण। इसको आप कहते हो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कौन सा वायरस बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और फोर्थ नंबर पर आती है बेटा आपकी हेपेटाइटिस बी। ये होती है आपके हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें ये वाली जो है यानी हर्पीज़, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये नॉन क्योरेबल हैं बेटा। ये क्या है, नॉट क्योरेबल है, यानी इनका क्योर उपलब्ध नहीं है। अगर आपको ये एक बार हो गई तो फिर आपको परेशान करके ही मानेंगी। ठीक है, ये क्या है, नॉट क्योरेबल है, इनका क्योर उपलब्ध नहीं है। ये क्या है, नॉट क्योरेबल है।
ठीक है। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में एक खास बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये बेटा एक कैंसर कॉजिंग वायरस है। इट इज़ ए कैंसर कॉजिंग वायरस। अब ये कैंसर कॉजिंग वायरस है तो कहाँ का कैंसर कर सकता है बेटा? ये कर सकता है आपका सर्वाइकल कैंसर। ये क्या कॉज कर सकता है? ये आपका सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ रही है तो फटाक से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमारी एड्स और हेपेटाइटिस बी है, क्या है बेटा? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो बीमारियां हैं ना, ये सेक्सुअल कांटेक्ट यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू तो फैलती ही फैलती हैं। इनके अलावा और भी कुछ मेथड्स होते हैं और भी कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू ये फैलती हैं। तो इनको बेटा क्या लिखा सकता है? दे आर आल्सो स्प्रेड थ्रू या फिर स्प्रेड बाय सम 4 मेथड्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेंगे ही फैलेंगे, उसके साथ साथ में और किन मेथड्स से फैलती हैं? लाइक इन्फेक्टेड इंजेक्शन से। जैसे मान लो मुझे एड्स है या हेपेटाइटिस बी है, मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया और सेम वही इंजेक्शन किसी अन्य नॉर्मल पर्सन को लगा दिया गया, तो चांसेस ये हैं कि मेरी बीमारी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इन्फेक्टेड इंजेक्शंस के थ्रू। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सपोज करिए मेरे अंदर कोई एसटीडी है, जैसे मेरे पास एक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी मेरे अंदर है। ठीक है, और मेरा ब्लड जो है ना किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ब्लड की आवश्यकता है, मैं जाता हूँ, मैं अपना ब्लड उसको डोनेट कर देता हूँ, और मेरा जो ये इन्फेक्टेड ब्लड है ये उस व्यक्ति के बॉडी में चढ़ा दिया जाए, तो मेरा ब्लड जब उसके बॉडी में जाएगा तो उसके बॉडी में भी क्या लेके जाएगा अपने साथ? एड्स वायरस और हेपेटाइटिस बी के वायरस लेके जाएगा, और उसके अंदर क्या कॉज करवा देगा बेटा? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी कॉज करवा देगा। ठीक है, तो बेटा थर्ड मेथड इसका और क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई मदर है, कोई माँ है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है बेटा तो उसके अंदर एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां भी हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये बीमारियों के वायरस जो है ना प्लेसेंटा के थ्रू पार करके, आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटा में कुछ वायरस को जो है आर पार जा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, एड्स वायरस, ऐसे वायरस क्या कर सकते हैं बेटा? उस प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके उस फीटस में भी जा सकते हैं और फीटस को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो एक फीटस के अंदर अपनी जो उसकी मदर होती है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उस फीटस को भी वो इन्फेक्टेड कर सकती है। तो ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं? फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडी टू दियर फीटस। मतलब एक इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसके फीटस में ये वायरस जा सकते हैं और उस फीटस को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। किससे? एड एंड हेपेटाइटिस बी से। अच्छा, एक अच्छी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। सर्वाइकल कैंसर किसके कारण हो सकता है बेटा? सर्वाइकल कैंसर हो सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। अच्छा, इस कैंसर को टेस्ट करने के लिए भी कोई एक टेस्ट होता होगा, टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है ना उसको कहा जाता है पैप स्मीयर टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बेटा हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट क्या है? पैप स्मीयर टेस्ट इज द टेस्ट विच इज डन फॉर टेस्टिंग ऑफ या फिर डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यानी सर्वाइकल कैंसर
हुआ है कि नहीं हुआ इस बात के लिए जो टेस्ट किया जाता है ना, उसको आप क्या कहते हो, पैप स्मीयर टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा बेटा। साथ साथ में एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये हेपेटाइटिस बी 5 तरीके की होती है। हेपेटाइटिस कितने तरीके का होता है बेटा? 5 तरीके का। हेपेटाइटिस बी नहीं, हेपेटाइटिस होता है 5 तरीके का। एक होता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। ये बेटा फैलता है फीकल ओरल रूट के थ्रू, ठीक है, फीकल ओरल रूट से फैलता है। आपके पास है हेपेटाइटिस सी, वो बहुत रेयरली सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू बहुत रेयरली फैलता है, ठीक है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी। इसका रीज़न अभी तक नोन नहीं है, रिजल्ट अननोन, कैसे फैलता है पता नहीं है। फिर आता है बेटा आपका क्या, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है बेटा? हेपेटाइटिस बी फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। अब ये तो हो गए बेटा किसकी बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात। अब आ जाइए फटाक से इसके प्रिवेंशन पर। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के लिखते हैं बेटा इसके प्रिवेंशन। देखो प्रिवेंशन क्या हो सकता है, प्रिवेंशन में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। जिन चीज़ों के कारण ये फैलता है उन्हीं चीज़ों को नहीं करना है, वही हो गया प्रिवेंशन। किसके कारण फैलता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जिनके कारण ये फैलता है। तो पहला प्रिवेंशन क्या हो सकता है, बी लॉयल टू योर वाइफ, यानी वाइफ के साथ क्या होना चाहिए बेटा, लॉयल होना चाहिए, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, जो फिजिकल रिलेशंस होने चाहिए वो केवल व्यक्ति की वाइफ के साथ होने चाहिए और किसी अन्य महिलाओं के साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। बी लॉयल टू योर वाइफ एंड अवॉइड टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है। दूसरा यूज़ क्या करना चाहिए बेटा, दूसरा यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। If any doubt regarding STDs, यानी STDs के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होता है तो गो फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखो किसी व्यक्ति को अगर डाउट होता है ना कि मुझे कोई एसटीडी है या एड्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, तो प्रॉपर उसको मेडिकल डायग्नोसिस कराना चाहिए। इस बात की शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कहेगा कि यहाँ इनको तो एड्स हो गया, इनको मत छुओ, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए खतरा है। आप ये सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे, आपके जीवन पर खतरा बढ़ाने लगेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए बेटा हमको क्या करना चाहिए, हमको ये शर्म वरम ना करके कहाँ जाना चाहिए बेटा, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, एसटीडीज़ के प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, आपको उनके लिए जाना चाहिए, ठीक है। एड्स के लिए भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एड्स को उसी जगह पर रोक सकते हैं, उनको बढ़ने नहीं देंगे लेकिन वो उसी जगह पर उनको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स का बेटा आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी के उस पर ना जाते हुए आपको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में हमने कंक्लूड कर लिया, क्या चीज़ हमने कंक्लूड कर लिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को आपको क्या याद रखनी है, गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, बैक्टीरियल एसटीडीज़ हैं, वायरल एसटीडीज़ हमारी है। अच्छा एक चीज़ मिस हो गया बेटा, यहाँ पर प्रोटोजोवन लिख लो, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया है यार, को हम कहते हैं बेटा प्रोटोजोवन डिसीज़, प्रोटोजोवन डिजीज़। प्रोटोजोवन डिजीज़ में देखो हमको क्या देखना है, प्रोटोजोवन डिजीज़ में हमको केवल एक डिजीज़ देखना है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। होती किसके कारण है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के कारण, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
तो बेटा आज की क्लास में हमने सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है इनफर्टिलिटी।